सबको नमस्ते। 2024 विकसित भारत की ओर इस ऑनलाइन परिचर्चा श्रृंखला में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, 2024 के चुनाव की सरगर्मियां चारों ओर दिखाई देने लगी हैं। एक ओर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो अपनी उपलब्धियों के बल पर पूरे आत्मविश्वास के साथ जनता के सम्मुख जाने को तैयार है। दूसरी ओर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, जो एन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करना चाहती हैं। इन सब के बीच जनता है, हम और आप हैं, जो चाहते हैं कि भारत के विकास के हर पहलू का सूक्ष्म मूल्यांकन किया जाए। 2024 विकसित भारत की ओर ऑनलाइन परिचर्चा श्रृंखला इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है, जहां हम विषय विशेषज्ञों द्वारा भारत के विकास के हर पहलू, चाहे वह इकोनॉमी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अर्बनाइजेशन हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, यूथ हो, स्पोर्ट्स हो, कहने का तात्पर्य कि हर पहलू का सूक्ष्म विवेचन विश्लेषण विषय विशेषज्ञों द्वारा यहां पर होगा और अंत में प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर लिया जाएगा। आज इसी श्रृंखला की पहली कड़ी है भारत इमर्जिंग ऑन द ग्लोबल स्टेज, और आज के इस विषय पे हमारे विषय विशेषज्ञ हैं, स्पीकर्स हैं। बेंगलोर से संजीव निश्चल जी। दोस्तों, पिछले 8-9 वर्षों में वैश्विक परिदृश्य पर भारत की छवि में जो श्री वृद्धि हुई है, भारतीयों का जो गौरव बढ़ा है, उसका तो कहना ही क्या है। इसने हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इस संदर्भ में मेरी स्वरचित कुछ पंक्तियां हैं जो शेयर करना चाहती हूं। देखता है विश्व विस्मय से भारत की ओर देखो, देखता है विश्व विस्मय से भारत की ओर देखो, पूछता है उच्च गौरव के चतुर्दिक फैलने का, पूछता है उच्च गौरव के चतुर्दिक फैलने का, संस्कृति अर्थव्यवस्था के उत्कर्ष का अनुपम समय यह, संस्कृति अर्थव्यवस्था के उत्कर्ष का अनुपम समय यह, हर कदम अब बढ़ चले हैं, हर कदम अब बढ़ चले हैं, धन्य भारत, धन्य भारत। परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं रिसर्च स्कॉलर आकांक्षा अग्रहरि से अनुरोध करती हूं कि हमारे आज के पहले स्पीकर श्री संजीव निश्चल जी का संक्षिप्त परिचय कराएं। Sanjeev Nishchal sir is the director of ACE at NC Research Center, Bangalore. Hailing from a corporate background, Sanjeev sir worked at Tata Engineering for about 20 years prior to taking the academic plunge. He is an author and an exponent of attention for meditative attention for teens. Sir holds an engineering degree from NIT Jamshedpur and master's degree from IIT Delhi. Now I'd like to invite sir to speak here. तो सबसे पहले आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सबको नमस्कार। 2024 विकसित भारत की ओर, 2024 विकसित भारत की ओर, कभी विकास की पराकाष्ठा पर आसीन भारत, कभी विकास की परम बुलंदियों पर आसीन भारत, पिछले 1000 वर्षों में कब और कैसे इतना गरीब और इतना असहाय हो गया, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, एक बहुत ही गंभीर विषय है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वक्त ने करवट ली है। ये एक बहुत बड़ा सुकून है हम सबों के लिए कि वक्त ने करवट ली है। एक नए जोश के साथ एक नया भारत, एक नए अभियान पर और एक नया इतिहास रचने की ओर तेजी से एक नया भारत अग्रसर हो रहा है। विश्व के प्रगतिशील देशों की श्रेणी में अब हम सबसे तीव्र गति से दौड़ रहे हैं और ये दिख रहा है। अब केवल हमारी सीधी टक्कर, हमारा सीधा रेस जो है वो विश्व के सबसे विकसित देशों से है।
और इस बात में अब कोई संदेह नहीं कि हम जल्द ही विकसित देशों की श्रेणी में भी आने जा रहे हैं। बस हमें केवल एक शर्त बस यही है कि इस तीव्र विकास का जो ये दौर अब शुरू हुआ है, हमारा सारा फोकस, हमारी सारी शक्ति और हमारी सारी एफिशिएंसी इसको और तीव्र बनाने की होनी चाहिए। यह हमारा सौभाग्य है कि आज कोई भी पहलू ऐसा नहीं है, कोई भी आयाम ऐसा नहीं है, कोई भी डायमेंशन ऐसा नहीं है जिस पर हम तेजी से अग्रसर नहीं हो रहे हैं। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, टेक्निकल इनोवेशन हो, देश की आंतरिक सुरक्षा हो, महिला सशक्तिकरण हो, आईटी हो, डिफेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो, कॉरिडोर्स हो, फाइटर जेट्स हो, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, आप यू नेम इट, इंडिया टुडे इज फायरिंग ऑन ईच एंड एवरी सिलेंडर। सुपरफास्ट ट्रेन्स हो, वर्ल्ड क्लास हाईवेज हो, एयरपोर्ट्स हो, आप देखिए सब जगह ये दिख रहा है। कोई भी ऐसा डायमेंशन नहीं हो, इंक्लूडिंग द हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, एज आई सेड अर्लियर, जहां पर हमारी फायरिंग नहीं हो रही है। आज हम एक बहुत गर्व के साथ ये बात कह सकते हैं कि ये हमारे सपनों की उड़ान है। ये हमारे और आपके, हम सभी के सपनों की उड़ान है जो अभी देश देख रहा है। हमने इस सेशन की शुरुआत अपने इस सेशन की शुरुआत में इसी महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ करूंगा कि हाउ इट हैज बीन ऑल पॉसिबल, हाउ इट हैज हैपेंड एंड व्हाई इट हैज हैपेंड। ये सब कैसे संभव होता दिख रहा है हमें। मेरी पॉइंट की शुरुआत यहीं से होगी। हाउ इंडिया इज ऑन इट्स वे टू रीराइट एंड रीडिफाइन द ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स। It is also going to transform the way people see India and Indians at large. So this is going to be the most important point. दुनिया भारत को और भारतीयों को कैसे देखती है, ये नजरिया भी अब बदल चुका है। We will all see what has changed, how it has changed and why it has changed. मेरा सबसे पहला पॉइंट है लीडरशिप का, नेतृत्व का। जो नेतृत्व है वो जो है वो उसी ने सब कुछ, द मेजर डिफरेंशिएटर इफ यू आस्क मी, इट इज द लीडरशिप। नेतृत्व ने सब कुछ चेंज किया है। इंग्लिश में एक कहावत है कि ए टीम ऑफ लायंस हेडेड बाय अ शिप विल बी डिफीटेड बाय अ टीम ऑफ शिप्स हेडेड बाय अ लायन। एंड दिस ironically, this English idiom, which is taught in all big business schools in the world, is also got its origination in India. It is a quote from Chanakya. So this is एक कुशल नेतृत्व के बारे में जो कहा जाता है कि एक कुशल नेतृत्व सब कुछ ठीक कर सकता है, सब कुछ, आपका अतीत, आपका वर्तमान और आपका भविष्य, सब कुछ एक डायनेमिक लीडर दुरुस्त कर सकता है और सब कुछ एक डायनेमिक लीडर ठीक कर सकता है। मैं अतीत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत बार इतिहास भी तोड़ मरोड़ कर पढ़ाया जाता है, उसको भी करेक्ट करने की जरूरत है। इसलिए हमारा अतीत, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य, सब कुछ एक डायनेमिक लीडरशिप चेंज कर सकती है। मैं इस डायनेमिक लीडरशिप के जो मेजर पॉइंट्स है, इनको 5 पहलुओं पे, 5 पॉइंट्स पे मैं इसको आपको बताऊंगा क्विकली। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात है वो है नेशनल सिक्योरिटी, जिसके साथ जुड़ी है देश की अस्मिता, जिसके साथ देश का जुड़ा है देश का प्राइड, देश का प्रेस्टीज, एवरीथिंग। एंड it's very ironical to say that it goes beyond all limits of shame. ये एक शर्मसार कर देने वाला इंसल्ट है जो पिछले 30 सालों से इस देश ने देखा है और देख रहा था। मैं बात कर रहा हूं कश्मीर की, अपने ही देश में, अपने ही लैंड पर, अपने ही टेरिटरी में, अपने ही आर्मी पर पत्थरबाजी, वो भी 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 2-4 महीने, 5, 1-2 साल नहीं, 30 सालों तक। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़े स्पाइनलेस कंट्री, कोई एक स्पाइनलेस कंट्री हो वही इसको टॉलरेट कर सकता है। एक अदनी सा कंट्री भी इस चीज को टॉलरेट नहीं करेगा कि हमारे ही घर में, हमारे ही आर्मी पर तुम रोज पत्थर बरसाओ। लेकिन ये कंट्री एक ऐसी कंट्री है, इंडिया इस चीज को टॉलरेट करती रही, नॉट वंस, ट्वाइस, थ्राइस, not once or 2 months or 3 months, but as long as 30 long years. And we all, the entire country, kept watching this mockery in a speechless, voiceless and helpless manner. ये एक बहुत ही शर्मसार करने वाला इंसल्ट है हम सबों के लिए। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है, परिस्थिति अब बदल रही है। द स्टोन पेल्टिंग हिस्ट्री, सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी, जो कभी 7 स्टार होटल्स में दिल्ली में रुकवाई जाती थी और उनको रेड कार्पेट वेलकम दिया जाता था, दे आर रॉटिंग इन तिहाड़ जेल नाउ। दैट इज देयर राइट प्लेस। G20 समिट अभी कश्मीर वैली में ऑर्गेनाइज किया गया है वेरी सक्सेसफुली।
वहां पे थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस खुल रहे हैं। मुहर्रम और जन्माष्टमी, लास्ट मंथ 7 अक्टूबर को जन्माष्टमी और उसके पहले मुहर्रम, दोनों के प्रोसेशंस बहुत पीसफुली निकाले गए हैं। टूरिज्म में लास्ट 3 इयर्स में 10 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो ये सारी चेंजेस हो रही है, थोड़ा समय और लगेगा, बट कश्मीर विल बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कंट्री। जो टेरर मॉड्यूल्स कभी बोलते थे कि ब्रेकफास्ट इन काबुल एंड लंच इन लाहौर एंड डिनर इन दिल्ली, जो हम सुना करते थे पहले कि ब्रेकफास्ट काबुल में करेंगे, लंच लाहौर में करेंगे और डिनर दिल्ली में करेंगे, वो सब के सब अब धाराशायी और ध्वस्त हो चुके हैं। इनकी आवाजें अब बंद कर दी गई हैं, इनकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। डियर फ्रेंड्स, इट इज द लीडरशिप विच मेक्स ऑल द डिफरेंस। एक कुशल नेतृत्व में ऐसी शक्ति होती है जो एक समग्र, एक संपूर्ण, एक टोटल कायाकल्प कर सकता है। तो यह है पहला पॉइंट। मेरा दूसरा पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी को लेकर, हमारी अर्थव्यवस्था। हम लोग सुनते आए हैं डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी और मेक इन इंडिया एंड उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें। ये सारे बहुत ही क्रांतिकारी स्टेप्स हैं लेकिन बहुत कम नेतृत्व ऐसे होते हैं जो समस्या की जड़ पर काम करते हैं, जो प्रॉब्लम्स के जेनेसिस पर काम करते हैं, और इस लीडरशिप ने वही काम किया है। लास्ट ईयर मैं वो दे रहा हूं आपको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में लास्ट ईयर 17 जनवरी 2022 को प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हाईएस्ट बॉडी को बताया कि हमने पिछले 8 सालों में 25,000 रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कंप्लायंसेस को डिलीट किया है, उनको रिमूव किया है अपने बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन्स में से। 25,000, नॉट 50, 60, 100, 200, 25,000 ऐसे कंप्लायंसेस थे जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बिजनेस डोमेन्स के लिए हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ रोड़ा क्रिएट करने वाले थे, जिनको प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया कि हमने इनको हटाया है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहां खड़ी होती है कि हम 70 सालों से कर क्या रहे थे। हाँ, क्या हम अपनी ही बेड़ियों को जो 70 सालों से हमें जकड़ रही थी, हम इतने लापरवाह थे हम ये देख भी नहीं पाते थे कि हमारी प्रोग्रेस को, हमारी जीडीपी के ग्रोथ को, हमारे बिजनेस इकोनॉमी के फ्रंट के ग्रोथ को, जो कि आज के वर्ल्ड में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज अगर आज कोई है तो वो है आपकी अर्थव्यवस्था, वो आपकी बैकबोन है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी है। अगर आपकी अर्थव्यवस्था ठीक है तो आपका सब कुछ ठीक होने वाला है। हमने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि उस ग्रास रूट्स पे, ग्राउंड जीरो पे जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे ठीक करें। 25,000 रूल्स एंड रेगुलेशंस को हटाए गए हैं, और इसका नतीजा यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वर्ल्ड बैंक जो इशू करता है, हमारी रैंकिंग 2014 में 143 होती थी। 180 टोटल कंट्रीज हैं और इंडिया की रैंकिंग 143 से 150। जस्ट इमेजिन कहां हम लैग करते थे, कहां हम लाई करते थे उस समय पे। अब हमारी रैंकिंग 2020 के हिसाब से 63 हो गई है, जो आप लोग सब जानते हैं। In these modern times, dear friends, if a country has to grow fast, it has to keep its enterprising fundamentals very strong, super strong. This is a prerequisite. This is a sine qua non. Whether in the fields of innovation, technical progress, cutting-edge research, or prosperity of its own people, everything sprouts from the robust financial base of the country. And this leadership has tried to change the hurdles that come on that path of that country. This is what the change has come. This is what this leadership has done on the fronts of Indian economy. जब भी हम मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल्स पे जब हम काम करते हैं तो ऑनेस्ट रिजल्ट सामने आते हैं। पहले कभी केवल मैक्रो लेवल्स पे काम करने की और नारेबाजी बहुत ज्यादा होती थी, ग्राउंड जीरो पे काम कम होते थे, और इसका ये नतीजा था कि ग्रास रूट्स लेवल पे इकोनॉमी के लिए हम बहुत कुछ नहीं कर पाए। तीसरा शानदार उदाहरण है, क्योंकि समय कम है, तीसरा उदाहरण है और बहुत ही सटीक, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है तेजस का। हाँ, फाइटर जेट्स तेजस आप सबने सुना होगा, और प्राइम मिनिस्टर तो आज बेंगलोर में भी हैं। तेजस की एक राइड उन्होंने की है, आज न्यूज़पेपर में भी हम लोगों ने देखा है, ये न्यूज चैनल्स पे। तेजस का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हम लोगों को अगेन शर्मसार करने वाला है। तेजस फाइटर जेट्स का सबसे पहली बार 1969 में, करीब 55 साल पहले, आप इमेजिन कर सकते हैं 55 साल पहले इसी बेंगलोर में HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक प्रपोजल प्राइम मिनिस्टर ऑफ PMO को भेजा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस को भेजा था कि हम बना सकते हैं फाइटर जेट्स।
लेकिन उस पर किसी को विश्वास नहीं था, किसी को यकीन नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ। 15 साल तक पीएमओ उस पर बैठा रहा उस प्रपोजल पे। 1983 में पीएमओ ने अप्रूव किया कि यस दिस प्रपोजल लुक्स ओके, हम लोग इस पे कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड फिर कुछ नहीं किया गया। 15 सालों के बाद भी उस पर कुछ नहीं किया गया। फिर पीएमओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर सोती रही। भी अगले आगे 20 सालों के बाद फिर 2003 में पीएमओ ने फिर से उसको फाइल्स को रिवाइव किया, एचएएल से बात और संपर्क शुरू की कि क्या हम अपनी फाइटर जेट्स बना सकते हैं, स्टिल डू वी हैव द फेथ, डू वी हैव द कॉन्फिडेंस। उसके बाद एचएएल ने फिर से प्रपोजल जमा किए, कुछ इधर उधर सरगर्मियां हुई और उसके बाद फिर से द फाइल गोज इनटू कोल्ड बैग्स। देन टर्न टू 2014। 2014 में पीएमओ ने डायरेक्ट तेजस फाइटर जेट्स के मैन्युफैक्चरिंग का टोटल कमांड अपने हाथों में लिया और इसका रिजल्ट यह हुआ कि महज 2 साल में, सी द चेंज इन लीडरशिप व्हाट इट कैन डू। महज 2 सालों में 2016 में तेजस was inducted formally in Indian Air Force। और लास्ट ईयर अगस्त 2022 में पार्लियामेंट में डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि हमारे जो फाइटर जेट्स हैं इसकी खरीदने का इंटरेस्ट जिन कंट्रीज ने दिखाया है उसमें ऑस्ट्रेलिया है, इजिप्ट है, अर्जेंटीना है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, यूएई है। लाइन लग रही है अभी तेजस को खरीदने की। और उसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सीधा रीजन है, और वो रीजन ये है कि तेजस की कीमत अगर आप वेस्टर्न स्टैंडर्ड से, इसी टेक्निकल स्टैंडर्ड का फाइटर जेट अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज से खरीदते हैं तो उसकी कीमत करीब करीब 2500 करोड़ होती है एक फाइटर जेट की कीमत। और इंडिया में एचएएल में बनाने पे उसी टेक्निकल स्टैंडर्ड से, उसी मारक कैपेबिलिटी से हम बनाते हैं 350 से 400 करोड़ रुपए में। नाउ इमेजिन व्हाट कैन बी डन, and it is not only for our fighting capacity, our fighting metal, it also makes a brilliant sense on the fronts of our economy which is going to take shape now। so ये एक एग्जांपल है, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है तेजस, जिसने पूरे तंत्र के स्केलेटन्स को एक्सपोज कर दिया है। 55 सालों में हम क्या नहीं कर पाए जो हम कर सकते थे। तो एक बहुत ही एक कुशल नेतृत्व क्या कर सकता है, ये एक बहुत ही ग्लेयरिंग एग्जांपल है उसका तेजस। और उसी के विस्तार में अभी जो काम हो रहे हैं डिफेंस कॉरिडोर पे, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, हमने अपना खुद का विक्रांत इंडिजिनसली बिल्ट जिसको बोलते हैं कैरियर, विक्रांत जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जो बनाया है खुद से, सारी टेक्नोलॉजी इंडियन है उसमें। तो डिफेंस के क्षेत्र में भी बहुत सारी क्रांति हो रही है। बहुत सारे अभी समय अभाव की वजह से हम सभी बिंदुओं को नहीं टच कर सकते, लेकिन तेजस और डिफेंस कॉरिडोर और जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये 3 बहुत गर्व की बात है। और आज हम इस मकाम पे खड़े हैं कि हम बहुत गर्व के साथ इस बात को कह सकते हैं कि बहरीन पर अस्त्र सपक्ष पड़े, बहरीन पर अस्त्र सपक्ष पड़े, हो जाए शत्रु दल खंड खंड, जब उठे हमारे पौरुष की कालानल सी ज्वाला प्रचंड। ये पंक्तियां दिनकर की हैं जो हमारे बढ़ते हुए शक्ति को डिफेंस फ्रंट पे इंगित करती है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर फ्रेंड्स यहां पे है, जो लीडरशिप के लिए, जो नेतृत्व के लिए मैंने सोचा कि इस सेशन में मेंशन किया जाए, वो है एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक। आपको एक दबे पांव एक मास्टर स्ट्रोक भी देखने को मिल रहा है ऑन द फ्रंट्स ऑफ डिप्लोमेसी। एक उसका लाइव एग्जांपल G20 समिट जो अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जिसका मोटो रखा गया था, और इस मोटो ने ही पूरे वर्ल्ड को मेस्मराइज कर दिया। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, the entire world got mesmerized with this, what kind of motto it is which India has given, one earth one family and one future। इंडिया ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया डिप्लोमेटिक फ्रंट पे। कैन यू इमेजिन इन द मिडल ऑफ द वॉर व्हिच वाज गोइंग ऑन बिटवीन यूएसएसआर, रशिया एंड यूक्रेन, India made all the warring and fighting countries to sign on a common resolution which was unprecedented in the history of the G20 sessions। कहीं नहीं हुआ, लेकिन इंडिया में ये हुआ। इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया, सबने एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे साइन किया, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वेस्ट के कंट्रीज हो, चाहे रशिया हो, चाइना हो, सबने। इसी का डिप्लोमेसी का एक और एक्सटेंशन है, एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पहली बार हमने सुना इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। मतलब जो सूर्य की जो एनर्जी है उसका, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एक बहुत ही छोटा सा मिनिस्कुल हिस्सा धरती पे आता है जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज 1 बिलियंथ पार्ट।
1 करोड़वां हिस्सा, 100 करोड़वां, सॉरी 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, 100 करोड़वां हिस्सा सूर्य की एनर्जी का धरती पे आता है। लेकिन उस एनर्जी में भी इतनी पावर है कि हम पूरे धरती को प्रकाशित कर सकें। और इस मोड से प्रकाशित होने का जो विजन है, वो विजन हमारे लीडर ने दिया। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। हम लोग सब जानते हैं कि एक कंट्री के भीतर इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड बना दो और पावर सप्लाई कहीं भी हो सकती है। वी ऑल नो दिस कि पावर जनरेशन कहीं हो और सप्लाई पूरे देश में कहीं पहुंच जाए। लेकिन ये सोलर ग्रिड बनाने की बात, कि एक सोलर ग्रिड बने और पूरे वर्ल्ड को उससे प्रकाशित किया जाए, दिस इज समथिंग व्हिच वाज अनमैच्ड, अनपैरेलल्ड, अनथॉट ऑफ बाय एनी साइंटिस्ट, एनी टेक्निकल brain or any engineer, anyone. But this leader, this man has given this vision for the entire world. 1 sun, 1 world, 1 grid, 1 electric grid. That is the International Solar Alliance. ये बातें बहुत ज्यादा उसमें नहीं आती हैं लाइमलाइट में, बट दिस इज अ वेरी विजनरी मूव बाय द लीडरशिप। ये किसी जादू से कम नहीं है, और यही जादू है जिसकी वजह से अगर आप देखें तो इस नेतृत्व को सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, साउथ कोरिया ने, जापान ने, कितनी कंट्रीज ने अपना हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया है अभी रिसेंटली, मींस इन लास्ट 6 to 7 years। तो ये एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात तो है ही, प्लस अगर हम देखें अपने स्टैंडिंग को देखें, अपने प्लेटफॉर्म को देखें जहां हम खड़े हैं, वी आर ऑल्सो स्टैंडिंग ऑन अ वेरी सेफ, on a very strong foundations of very brilliantly moving India. This is the point which is, this is the only point in the mind of our leader to make India, this is what to make India a super strong country. This is also very very important. और इसका हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी देखा है, हमने देखा है एग्जाम्पल्स इसके, कि चाहे वो टेरर मॉड्यूल्स को डिस्ट्रॉय करने की बात हो, जो लॉन्चिंग पैड्स थे अक्रॉस द बॉर्डर्स, या बालाकोट स्ट्राइक हो, और नॉट ओनली पाकिस्तान तो है ही एक बड़ा एनिमी कंट्री, उसके साथ साथ डोकलम क्राइसिस जो हुआ उसमें चाइना ने भी देख लिया है कि अब ये देश बदल चुका है, अब ये भारत, इसका नेतृत्व ऐसा बदल चुका है कि अब बहुत आसान नहीं है इसको 1 इंच भी बस कर लेना। और इस चीज को, इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो हमारे जो सबसे बड़ी जरूरत है अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी प्लस हमारा डिफेंस, क्योंकि शौर्य ही सब कुछ है। अगर आप शक्तिशाली हैं तभी आप स्टैंड कर सकते हैं इस मूविंग फॉरवर्ड वर्ल्ड में। सच पूछो तो शर्में ही बसती है दीप्ति विनय की। हम जितनी भी बातें कर लें, सब फ्रेंडशिप और सारी वसुधा और धरती पर सब कुछ, सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप अपने जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं उस प्लेटफॉर्म पे आपको शक्तिशाली भी होना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन स्टैंड देयर। सो सच पूछो तो शर्में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तो ये जो विजय की शक्ति है ये तो एकदम अब दिख रही है, ये राडार्स पे क्लियरली दिख रही है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंस यहां दूंगा आपको। 2013 जस्ट 10 साल पहले एक बड़ा ही अजीबोगरीब घटना हुई, एक अजीबोगरीब घटना हुई 10 साल पहले। हमारे जो नेबर हैं उनके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने 2013 में हमारे प्राइम मिनिस्टर को, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक बड़ा ही इंफ्राडिग काइंड ऑफ वर्ड से संबोधित किया। आप लोग सुने होंगे। उन्होंने कहा 2013 में मनमोहन सिंह को कि ये एक देहाती औरत है। आई डोंट नो हाउ ही गॉट दिस 2 वर्ड्स, देहाती औरत मतलब कंट्री वुमन और विलेज वुमन। और उसके पीछे का उनका कहने का बैकग्राउंड ये था कि जैसे एक देहाती औरत होती है और हर बात में ग्राम प्रधान के पास कंप्लेन लेकर पहुंच जाती है, वैसे ही नेचर इंडिया का है जो हर बात में कंप्लेन लेकर यूएस के पास पहुंच जाता है। उनके पीछे का ये बैकग्राउंड था, देहाती औरत कहने का। इस टाइप के वर्ड से संबोधित करना हमारे प्राइम मिनिस्टर को, ये तो मतलब अजीबोगरीब है। पूरा वर्ल्ड एंड इन द इंडियंस थ्रू आउट द वर्ल्ड गॉट स्टन्ड ऑन दिस। व्हाट इज दिस देहाती औरत? बट अब आ जाओ, है किसी की मजाल जो एक अपशब्द बोल दे हमारे देश के बारे में। चीजें कितनी बदल गई हैं और कितनी जल्द बदल रही हैं। अभी आप देखिए लास्ट 6 months के भीतर एंथोनी अल्बनीज़ जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब
हमारे लीडरशिप को देखा वहां ऑस्ट्रेलिया में, और तो कहा कि आप तो एक रॉक स्टार में भी इतनी भीड़, इतना बज, इतनी फ्रेंजी और इतना मेस्मराइजिंग एटमॉस्फेयर एक रॉक स्टार को भी नहीं मिलता है जितना आपको मिलता है। सिमिलरली ऑन 21 में जब क्वाड की समिट हो रही थी जापान में, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जाके वहां बोलते हैं कि आप हमें, सबसे पहले आपका मैं ऑटोग्राफ लूंगा, हमारे लीडरशिप को, कि आप अपना ऑटोग्राफ दीजिए, यू आर सो पॉपुलर, आई रियली गेट स्टन्ड टू सी योर पॉपुलैरिटी। तो ये चीज है जो हमारे डिप्लोमेसी को भी दिखाती है, हमारे बढ़ते हुए कद को, हमारे बढ़ते हुए सामर्थ्य को, हमारी बढ़ती हुई शक्ति को भी दिखाती है। मेरा पांचवा और लास्ट पॉइंट है थिंकिंग एंड वर्किंग फॉर द कॉमन मैन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग हमेशा मिस कर जाते हैं। आम आदमी, सब लोग बोलते हैं, सारे लीडरशिप बोलते हैं कि आम आदमी के लिए काम करो, कुछ करो, ये करो, वो करो, दुनिया भर की रणनीतियां बनती हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पे क्या होता है, जो जो अनटू द लास्ट मैन जो महात्मा गांधी बोला करते थे, वो उसके हाथ में, उसके पास क्या पहुंचता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने देखा कि वीआईपी कल्चर कब का हिस्ट्री हो गया, लाल बत्ती वत्ती सब गायब हो गई, अब कहीं कोई लाल बत्ती सड़कों पे नहीं दिखती है। लेकिन एक बड़ा एक लीडरशिप का जो एक बड़ा मेन चैलेंज होता है, वो ग्रास रूट पर जो आखिरी आदमी खड़ा है उसके पास तक पहुंचना, अपने इंडियन कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषाओं को प्राथमिकता देना, अपनी जो देश की खुशबू है, मिट्टी है, अपने अब जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, अपनी देशी भाषाओं की बात हो रही है, देशी भाषाओं में रिसर्च की बात हो रही है, हायर एजुकेशन को देशी भाषाओं में लाने की, देश के कल्चर को प्राथमिकता देने की बात हो रही है। अब देश में पहली बार देश की मिट्टी की बात हो रही है। हमेशा हम पहले बाहर भागते थे, सब कुछ बाहर का अच्छा था, इस देश का कुछ भी अच्छा नहीं था। in a way, broad way, here or there we can say this. Now, देशी भाषाओं की बात हो रही है, देश की मिट्टी की बात हो रही है, देश के विविध आयामों की बात हो रही है, देश के पर्यटन स्थलों की बात हो रही है, देश के नदियों, देश के पर्वतों की बात हो रही है। ये अचानक से पूरा जो कैनवस है, पूरा जो राडार है, वो चेंज होता दिख रहा है देश के फेवर में। क्योंकि कहा भी जाता है कि हर मिट्टी की अपनी खुशबू, हर मिट्टी की अपनी खुशबू, अपना चोला, अपना भेष, लेकिन लाख तलाशों नहीं मिले वो जिसमें महके अपना देश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने देश को समझना, अपने देश की मिट्टी को समझना। एक और बड़ा चेंज जो कॉमन मैन के लिए हुआ है, आप सब लोग देख रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं, वो है नेशनल अवार्ड्स का। पहले जो अवार्ड्स मिलते थे, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, और यहां तक कि भारत रत्न, वो सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते थे। कुछ ना कुछ, अगर या फिर वेस्ट से कुछ रिकॉग्निशन मिला हो, उसको ला दो और उसको भी यहां पर सम्मानित कर दो। सारे जो जितने भी अवार्ड्स थे, वो सब के सब कहीं ना कहीं किसी न किसी मैनिपुलेशन का हिस्सा हुआ करते थे, किसी न किसी पब्लिसिटी का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन अब पूरा का पूरा डायनेमिक्स चेंज हो चुका है। पद्म अवार्ड्स, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण ऐसे ऐसे लोगों को मिल रहे हैं जो जेन्युइनली ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं, जो ऑनेस्टली ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं, उनको किसी पब्लिसिटी से, किसी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। और ये चेंज जो है, ये चेंज एक बहुत बड़ा चेंज है, एक बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम रखने वाला चेंज। तो ये चीज, इसके साथ साथ हम लोग हेल्थ सेक्टर पे आप देखें, हम लोग सब जान ही रहे हैं सब कुछ, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं यहां पे कि हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ा काम हो गया है पिछले 6-7 सालों में। आप गरीब से गरीब आदमी जिसको आप रोड पर देख रहे हो, काफी गरीब, मतलब पुअरेस्ट ऑफ द पुअर आदमी भी जो इस देश में आज की डेट में है, और उनकी भी संख्या थैंकफुली तेजी से कम होती जा रही है, उस आदमी के भी हाथ में आज की डेट में ये पावर है कि वो अपना इलाज, अपना हेल्थ केयर ले सके। और 8 करोड़ लोग ऐसे बेनिफिशियरीज हैं। हाँ, मैं आयुष्मान भारत की बात कर रहा हूं। आयुष्मान भारत के थ्रू पता नहीं कितना आसान ये काम था करना। अभी सब बोलते हैं कितना आसान है, लेकिन इस तरह से किसी ने सोचा ही नहीं कि उनको इंश्योरेंस दे करके और इनका हम हेल्थ केयर का केयर ले सकते हैं। और नॉट ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, आप जाइए जसलोक, आप जाइए लीलावती, आप जाइए हीरानंदानी, कोकिलाबेन, हिंदुजा, अपोलो, फोर्टिस, कहीं जहां भी आपको इलाज कराना हो आप कराइए। 5 लाख की लिमिट तक
गरीब से गरीब भीख, अगर कोई भीख भी मांगने वाला आदमी है उसको कोई भी हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता है। और ये चेंज एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। इसने एम्पावर किया है देश के गरीब तबके को, इसने एम्पावर किया है देश की गरीब जनता को। एक लैंसेट है, द लैंसेट उसका नाम है। द लैंसेट इज अ वेरी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस हेल्थ जर्नल्स इन द वर्ल्ड। वो यूएसए से पब्लिश होता है। उस जर्नल ने लिखा है कि भारत के गरीबों का कायाकल्प कर दिया है आयुष्मान भारत ने। कभी भी ये एक समझ से परे होती थी बहुत लोगों को कि भाई ये कैसे हुआ, कैसे ये संभव हुआ, कैसे संभव हो सकता है कि इतने गरीब लोग हैं, इनको जिनके पास 100 रुपए हाथ में नहीं है, उनका 5 लाख तक का इलाज हो रहा है फ्री में। तो ये चीज है एक असली नेतृत्व का जो एक एसिड टेस्ट होता है, वो यही एसिड टेस्ट है डियर फ्रेंड्स, कि कैसे आप एक बड़े तबके को 8 करोड़ लोगों को इस टाइप की रेस्पेक्टेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करा सकते हैं, एक रेस्पेक्टेबल ये बना सकते हैं। तो ये चीज है जो एक स्कीम ने, इस एक सिंगल स्कीम ने भारत के गरीबों का कायाकल्प कर दिया है। इस एक स्कीम ने भारत के गरीबों के मन से गरीबी का भय निकाल दिया है। अब उन्हें अपनी ही गरीबी से डर नहीं लगता। ये बात मैं केवल किसी पॉलिटिशियन की तरह नहीं बोल रहा हूं, मैं जमीनी हकीकत से, जमीनी सच्चाइयों से काफी हद तक जुड़ा रहता हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि आज के देश का जो पुअरेस्ट और पुअर है, उसको भी अब अपनी गरीबी से उस टाइप का डर नहीं लगता जो पहले लगा करता था। तो ये है चेंज, और ये है लीडरशिप की क्वालिटी जो चेंज ला सकती है। बात है 1971 की। ये जो हम गरीबों की बात कर रहे हैं उस पर मुझे याद आता है 1971 में रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर ने दिया गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, चारों तरफ भाषण और ये वो सारे कुछ किए गए। विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी, एवरीवन थॉट ऑफ ये नारा लगाओ, गरीबी हटाओ, और बहुत कुछ उस पर काम होगा, बहुत सारे प्लान्स बने, बहुत कुछ हुआ, बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ खास ग्राउंड पे रिजल्ट नहीं दिखे, क्योंकि ये सब ऑफिशियल पेपर्स में और ब्यूरोक्रेसी में उसी में उलझ के रह गए। और इसी का रिजल्ट हुआ कि लीडरशिप को लेकर गोपाल दास नीरज एक बड़े प्रखर कवि थे। अभी अब तो शायद अब तो नहीं रहे, उन्होंने बॉलीवुड में भी बहुत सॉन्ग्स वगैरह लिखे हैं। तो उस जमाने में गोपाल दास नीरज ने एक कटाक्ष करते हुए गरीबी हटाओ के ऊपर ये लिखा था कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, ये कहकर आप कब तक लोगों को उल्लू बनाएंगे। गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, ये कहकर आप कब तक लोगों को उल्लू बनाएंगे, क्योंकि अब हम जान गए हैं कि 5 वर्षों में अपनी गरीबी हटाकर आप खुद हट जाएंगे। तो ये आलम था, ये सिचुएशन थी गरीबी हटाओ के नारेबाजी की, गरीबी हटाओ के रियल वो की। लेकिन गरीबी केवल नारों से दूर नहीं होती, उसके लिए एक लीडर के विजन की जरूरत होती है, उसके लिए ग्रास रूट्स तक पहुंचने की नियत की जरूरत होती है। तो ये है लीडरशिप की 5 आयाम जो मैंने टच किए, और समय भी हमारे पास अब कम है। तो ये 5 फैक्टर से वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, 70-75 घंटे भी अगर लगातार उस पर कोई वक्ता बोले तो ऐसी चीजें हुई हैं जो शायद कवर ना हो पाए, लेकिन ये मेजर पॉइंट्स हैं जो मैंने कवर करने की कोशिश की। इसके साथ बिफोर आई रैप अप माय सेशन, एक पॉइंट और है जो इंडिया के लिए है। इट इज नॉट फॉर लीडरशिप, इट इज इंडिया के लिए, कि लीडरशिप तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही, दैट इज द कोर मेजर डिफरेंशिएटर। लेकिन इस देश में, इस देश के इथोस में, इस देश के जीन्स में भी एक बहुत ही कुछ स्पेशल चीजें हैं। अगर आप देखें तो अलेक्जेंडर सेल्यूकस, ह्यूएन सांग, कोलंबस, वास्को ड गामा, Spanish, German, French, British, Portuguese, Mongols, Chinese, Japanese, throughout the world. And since the time eternity, people had been flocking to this place, to this country. There must be something very special about this country. And dear friends, I am going to touch that speciality here. The date was 12th April 1961. 12th April 1961 को पहली बार यूरी गैगरिन स्पेस गए थे, और स्पेस से जब यूरी गैगरिन वापस आए, अराउंड 42 और कुछ उनका एज था उस समय 40-42, तो जब वो वापस आए स्पेस से, तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया ऑब्वियसली कि आपको स्पेस से कैसा लगता है, धरती जो है, अर्थ जो है, वो कैसा लगता है आपको स्पेस से।
तो उन्होंने जो सबसे पहला वर्ड्स बोले, और इट वाज अ बिग इवेंट बिकॉज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री और फर्स्ट टाइम इन द एंटायर एग्जिस्टेंस वी कैन से समवन हैड गॉन इनटू द स्पेस। तो जो सबसे पहले वर्ड्स यूरी गैगरिन ने कहा वो ये कहा कि स्पेस से सबसे पहले मेरी लाइफ में मुझे ये लगा कि मैं एक रसियन नहीं हूं। सबसे पहली चीज कि मैं एक रसियन नहीं हूं, मैं एक क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं किसी भी देश से या एक रिलीजन से या एक क्रीड से जुड़ा हुआ नहीं हूं। ये पूरी धरती मेरी है, ये पूरा का पूरा जो ह्यूमैनिटी है ये मेरा फैमिली है, ये यूरी गैगरिन ने कहा। अब इसको देखिए आप, यही इथोस, यही सेंटिमेंट, यही माइंडसेट इंडिया में सदियों से, अनादिकाल भी, उसके भी पहले से ये इथोस हमारे माइंडसेट में है, हमारे जीन्स में है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में है, ये हमारे रगों में बहता है। ये माइंडसेट वसुधैव कुटुंबकम का, हम पूरी दुनिया को, हमारा माइंड, कहने का मतलब यह है कि हमारा माइंड इतना ज्यादा ऊपर बहुत पहले से उठा हुआ है जो हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं, एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम चलते हैं। हमारी प्रेयर्स में, हमारी प्रार्थनाओं में भी आप अगर देखें तो या देवी सर्वभूतेषु, हमने कभी भी किसी को छोड़ा नहीं, सबके लिए मांगा है। तो ये एक बहुत ही स्पेशल फीचर है, एक बहुत ही यूनिक फीचर है डियर फ्रेंड्स, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी रीजन में, किसी भी रिलीजन में, किसी भी कंट्री में कहीं नहीं मिलेगा। ये भाव, ये भावना जो वसुधैव कुटुंबकम हमें सिखाता है। पोटेंशियल अथाह है कंट्री के पास, हमारे जो इथोस हैं वो बहुत स्ट्रांग है, हमारी जो सेंटिमेंट्स हैं, जो माइंडसेट है वो बहुत ही उम्दा किस्म की है, बहुत हाई क्वालिटी की है। और अब एक अच्छा नेतृत्व मिलने की वजह से हम विकसित भारत की ओर बिल्कुल बहुत तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। आज पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है। हमारे कदम भी एक विकसित और एक समृद्ध भारत बनने की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। और यही डियर फ्रेंड्स है एक विकसित भारत की एक नई गूंज, जो इस शीर्षक का टाइटल है। तो मैं अब अपने सेशन को यहीं पे रैप अप करूंगा। बस जस्ट अंत में मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि अरुण गगन पर महाप्रगति का फिर से मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। अब प्रश्नों की एक तरह से मैं कहूं तो झड़ी लग चुकी है, काफी प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न सौरभ जी का है, सौरभ सिंह का, संजीव निश्चल जी से। उन्होंने पूछा है कि सर, आपने अपने संबोधन के आरंभ में कहा कि यह देश पिछले 1000 साल में विकास की ऊंचाई से बिल्कुल नीचे आ गया। मेरा सवाल यह है कि क्या 1000 साल पहले भारत विकास के मामले में वाकई दुनिया का नेतृत्व कर रहा था? देखिए, 1000 साल की जो बात है, 1000 साल के पहले, ये 1000 साल इसलिए आया कि उस समय हमारे देश के ऊपर आक्रांताओं के आक्रमण शुरू हुए, तो वहां से डिटेरियोरेशन शुरू हुआ। और मैं केवल आक्रांताओं को ही दोष इसमें नहीं देता हूं कि उनका ही पूरा दोष है। अगर ये एकदम फिलोसॉफिकल बात है कि अगर आप पर कोई अटैक करता है, आक्रमण करता है, आपको प्रताड़ित करता है, तो आप भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितना अटैकर है। आप भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं। 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विथ यू। तो हमारे देश का भी दोष है। हम केवल आक्रांताओं को दोषी बनाकर नहीं भाग सकते और छूट सकते कि हाँ, आक्रांताओं की वजह से हम बहुत पीछे हो गए, बहुत नीचे हो गए। हमारा भी दोष था, हमारे भीतर भी कमियां थी, हम बटे हुए थे। जो भी रीजंस बहुत हैं उसमें, वो गंभीर विषय है। लेकिन हाँ, 1000 साल के पहले की हिस्ट्री में अगर आप जाना चाहें तो सर्टेनली इसमें तो कहीं से कोई, किसी भी एंगल से कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमारा जो रिटन हिस्ट्री थी, या हमारा जो रिटन उसके जो तथ्य थे उपलब्ध, वो 1193 में नालंदा के साथ भस्म कर दिए गए, सब जला दिए गए। बख्तियार खिलजी ने जला दिया पूरे नालंदा को, और ऐसा कहा जाता है कि 3 महीने तक उसकी लाइब्रेरी जलती रही। अब कितना उसके पास मैन्युस्क्रिप्ट्स होंगे, कितनी बुक्स होंगी, ये तो एक अंदाजा का विषय है। अगर कुछ एग्जेजरेशन भी हो तो सब कुछ जल गया, हमारा जो लिखा हुआ था वो सब कुछ जल गया। अभी जो भी मिलता है वो हमारे फाहियान या वेंसांग या अल बकूर या कोई बाहर का आया विजिटर, उसने जो लिखा है उसका रिफ्लेक्शन हम लोग देखते हैं।
तो हमारी जो अपने जो हिस्ट्री का जो वर्क था 1000 साल के पहले वाला, वो तो सब खत्म हो गया, क्योंकि कम कम लोग ही पढ़ते लिखते थे, जो लर्निंग सेंटर्स थे वो कम थे, जो भी था वो वहां जाकर डिपॉजिट जमा हो जाता था, टेक्नोलॉजी बहुत ही प्राइमिटिव कंडीशंस में थी। तो ये बात तो बिल्कुल है। ये जो रिफ्लेक्शन, ये जो मिरर्ड व्यूज मिलते हैं, जिन्होंने 29 साल तक वेनसांग इंडिया में थे एक सेंटर पे, वहीं नालंदा में, और उन्होंने स्टडी की थी, और जो भी मिलता है उनके उनके उनकी जो राइटिंग है चाइनीज में, उससे मिलती है बहुत सारी चीजें। तो ये चीज है हमारा, ये तो बात है कि हम विकसित थे, बाकी लोग अभी अपने अपने उसमें उसमें थे, प्राइमिटिव स्टेजेस में थे, तो इंडिया काफी ऊपर था, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप रिटन प्रूफ की बात मांगते हो, तो शायद उस पर हमको बिट्स एंड पीसेस में मिलेंगे आंसर्स, जिनको हमको जोड़ के उनको एक एक आंसर बनाना होगा, देखना होगा, उसका जो मेन भाव है वो निकालना होगा।